अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आई वेलकम यू ऑल टू द campus.pk ऑफिशियल पोर्टल। उम्मीद है आप सब खैर वाफियत से होंगे। कल का लेक्चर प्रोजेक्टाइल मोशन का था। कल का लेक्चर वाज प्रिटी सीरियस, प्रिटी हायर, यानी कि आपके कॉन्सेप्ट्स जो थोड़े से मैंने बिल्ड किए, फिर उनके ऊपर मज़ीद बिल्ड करने की कोशिश की। कल के लेक्चर में स्पीड भी ज़्यादा थी, तो उम्मीद है कि किसी की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर तो किसी की कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क मी। बहुत स्लो भी मैंने काम किया, हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप लेके चला। पहले प्रोजेक्टाइल मोशन बताया क्या होता है, 2 डायमेंशनल मोशन है, फिर उसके पैरामीटर्स को स्टडी किया, फिर उसके ऊपर गया वेलोसिटीज़ को स्टडी किया, फिर वेलोसिटीज़ के क्वेश्चंस को स्टडी किया, फिर काइनेटिक एनर्जी के क्वेश्चंस को स्टडी किया, फिर उसके बाद रेंज, टाइम और हाइट के ऊपर आया। सो एवरीथिंग वाज इन अ वेरी सीक्वेंस, हर चीज़ सीक्वेंस में थी। जी कितने बच्चे आज हैं लाइव? 69। ओके, सही होगा। तो हमने बड़ी चीज़ें सिंपल रख के चली हैं। ओके फाइन जी, मेरे बच्चे ऑनलाइन आ गए। माय किड्स आर लिसनिंग टू मी। ले जी, अपनी बात को आज लेके चलते हैं ऑन चैप्टर नंबर आपका चैप्टर नंबर 4। मगर चैप्टर नंबर 4 पे बात करने से पहले कुछ बातें, बल्कि एक सवाल था वो उसे डिस्कस कर लें। उसे डिस्कस करने के बाद आगे चलते हैं। सवाल मैंने आपसे पूछा था, जहाँ पे मैंने अपने रोशेल टफ नेम सर 37 MCQ बता दें। शर्जील कौन सा 37 MCQ मेरी जान? और सर कुछ नहीं पूछना अपनी रिंग दे दें, कुछ नहीं पूछना अपनी रिंग दे दें। हैं रिंग दिस वन? अच्छा जी, अच्छा शर्जील, वो जो आपकी जो वर्कशीट का सवाल है ना, वो इनबॉक्स में सवाल वो फेंकिएगा, सवाल भेजिएगा, आपको सोल्यूशन उसका मिल जाएगा। आज मेरा बहुत बिजी डे है, ट्राई करूँगा कि आज जवाब दे दूं आपको। अरुषे का कमेंट मैं नहीं पढ़ सका। ओके अच्छा ठीक है सर जी, मैं भी बताता हूं, अभी बताता हूं। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है रुशे, मैंने आपका कमेंट पढ़ लिया। अच्छा सरजील, वो बाकी बच्चे भी जरा सुन लें। सवाल था बाकी बच्चों के लिए भी सवाल ही क्लियर कर देता हूं। सवाल था मैक्सिमम रेंज किस पे होगी? एक था 40, एक था 60, एक था 70, एक था 90, ऐसे करके कुछ डिफरेंट एंगल्स से। यार मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई मैक्सिमम रेंज किस पे होती है? रेंज इज गोइंग टू बी मैक्सिमम, रेंज इज गोइंग टू बी मैक्सिमम एट थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। 45 डिग्री पर रेंज मैक्सिमम होगी। तो भाई 45 के आसपास सबसे करीब जो भी एंगल होगा उस पर रेंज मैक्सिमम है। तो 45 से सबसे करीब कौन सा था ऑप्शंस में? 60, 70 या ये वाला 90? सबसे करीब आई गेस 40 था, तो इसलिए ये 40 पर रेंज मैक्सिमम होगी। शायद ये सवाल था। मोमिन अनीसा ऑनलाइन ठग रही। हाँ इर्तुगरुल, क्या कल वाला सवाल? हाँ इर्तुगरुल, कल वाला सवाल करवा के फिर आगे बढ़ूंगा। अरुशन नहीं, अरुशन 90 पे क्या होगा बेटी, जरा गौर कर। 90 पे क्या होगा? बहुत बड़ी गलती, बहुत बड़ी गलती। रेंज का फॉर्मूला है VI² साइन डू थीटा ओवर जी। और अल्लाह की नेक बंदी जब साइन थीटा की जगह 90 पुट करेगी, 2 इंटू 90 ओवर जी। 2 इंटू 90 क्या होता है? VI² साइन 290, 180 हो जाएगा ओवर जी। साइन 180 पता है क्या होता है? 0। रेंज विल बी 0। 90 का मतलब है सीधी ऊपर चीज फेंकी 90 के एंगल पे, ऊपर गई, उसी पॉइंट पे घूमे और वापस अपनी सर के ऊपर आके गिरी। अगर मिसाइल लॉन्च करना ना, अगर किसी ने 90 के एंगल पे मिसाइल लॉन्च कर दी है, वो मिसाइल अपने सर पे ही आगे गिरेगा, अपने सर पे आगे फटेगा। बात समझ में आई? है कॉन्सेप्ट समझ में आया मेरी जान, मेरा बच्चा? बात समझ में आई? कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आगे चलते हैं। फरासत 0, अब फरासत 0 तो है ही नहीं यहां पे लिखा हुआ। हाँ ठीक है, रेंज 0। ओके ठीक हो गया फरासत। अच्छा सवाल जो कल जहां पे बात छोड़ी थी वो सवाल करवा के फिर आगे चलता हूं। सवाल है कुछ इस तरह से कि एक 2.5 मीटर की बिल्डिंग है, 2.5 मीटर की बिल्डिंग है। उस 2.5 मीटर की बिल्डिंग से एक चीज लॉन्च की गई है हॉरिजॉन्टली। 2.5 मीटर एक बॉल हॉरिजॉन्टली लॉन्च किया गया है, जो यहां पे आके गिरा। कितना दूर आके गिरा? 10 मीटर दूर आके गिरा। बता भाई इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है?
इस सवाल को कैसे करोगे? ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल का सर मेरा वाईफाई 1 to 1 है, मेरा वाईफाई 1 to 1 है। अनीसा पुत्र क्या खा लिया सुबह, कोई नशे वाली चीज खा ली है? मैं ये सवाल ही नहीं समझा। मेरा वाईफाई 1 to 1 है, मैं 1 to 1 से मुराद क्या है मेरा पुत्र? बख्तावर ने अंगूठा दिखाया, थैंक यू। दानिया ठीक है, आई नो आंसर इज 40, कल यही लगा था। रूशे शाबाश शाबाश। सर 30 भी था 40 भी था, सही ऑप्शन 30 की हुई थी आपने। नहीं यार 30 नहीं 40 सही ऑप्शन। हाँ अरुषे 20/2, अरुषे तुम छा गई हो। फरासत R इज इक्वल टू 2H मैक्स, नहीं ये फॉर्मूला गलत है। चलो भाई देखो, मैं इसको सवाल को सॉल्व करवाने की कोशिश करता हूं। यहां पे क्या करोगे देखना जरा, रेंज के फार्मूला से नहीं होगा ये सवाल। अरुषे बेटा रेंज के फार्मूला से नहीं होगा। रेंज में थीटा क्या पुट करोगे? यहां पे तो थीटा 0 है, हॉरिजॉन्टल लॉन्च किया हुआ है। जब थीटा 0 पुट करोगे तो सारा कुछ 0 हो जाएगा। यू कैन नॉट सॉल्व दिस क्वेश्चन विद द फार्मूला ऑफ रेंज। रेंज के फार्मूला से सॉल्व नहीं कर सकते। अब इस सवाल में कॉन्सेप्ट क्या है जरा वो देखना, बड़ी अहम बात है बच्चों, तवज्जो आपकी चाहिए मुकम्मल। इस सवाल में कॉन्सेप्ट ये है, याद रखिएगा एक प्रोजेक्टाइल में जितना टाइम वर्टिकल डिस्टेंस कवर करने में लगता है, ये वर्टिकल डिस्टेंस y है ना, मान लो कि वर्टिकल डिस्टेंस अगर ये बॉल ड्रॉप किया जाता तो जितनी देर में ये नीचे गिरता वो टाइम t है। तो जितना टाइम इसको गिरने में लगेगा उतना टाइम ही इसको बेस से फाइनल पोजीशन तक यानी कि एक्स एक्सिस का फासला यानी कि रेंज तय करने में लगेगा। याद रखना प्रोजेक्टाइल मोशन में जो फासला वाई एक्सिस का फासला, प्रोजेक्टाइल मोशन में जो वक्त वाई एक्सिस का फासला तय करने में लगता है वही वक्त एक्स एक्सिस का फासला तय करने में लगता है। अच्छा यार मुझे नहीं पता, कंफर्म जन्नती मुझे नहीं पता रेशियो ऑफ रेंज एंड हाइट है ना 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 1 AM to 1 PM सर जी 1 AM to 1 PM ओके। मुझे आपका पॉइंट अभी भी समझ नहीं आया नीचा 1 AM to 1 PM। वाईफाई तो मेरा पुत्र वो 24 घंटे के लिए होता है, जब मर्जी चलाओ। अच्छा तो भाई फिर लगाओ इस वाई के लिए, अगर तुम्हारे पास टाइम आ जाए, टाइम कैसे आएगा देख यार, तुम जानते हो जब उसे ऊपर से लॉन्च करोगे तो मैंने बताया था जब कोई चीज फ्री फॉल करती है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है वाई एक्सिस की, फ्री फॉल में एक्सेलरेशन g के इक्वल होती है। टाइम फाइंड करना है, कैसे करोगे? तुम्हें y गिवन है 2.5 गिवन है, s गिवन है 2.5, तो लगा दे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अल्लाह का नाम लेके, s इज इक्वल्स टू VIT प्लस हाफ GT स्क्वायर, s क्या है 2.5, VI क्या होगी 0, तो ये सारी चीज 0 होगी। 1/2 g क्या है 10 t स्क्वायर, ये कट गया। 2.5 इज इक्वल टू 5 t स्क्वायर, t स्क्वायर इज इक्वल टू 2.5/5 क्या आएगा 1/√2 आ जाएगा t। ठीक है, t की वैल्यू 1/√2 आ गई। अब यही टाइम लगेगा एक्स एक्सिस का फासला तय करने में। सो एक्स एक्सिस का फासला क्या है? रेंज। रेंज एक्स एक्सिस का फासला किसके इक्वल होता है भाई? बचपन में पढ़ा था वेलोसिटी डिस्टेंस ओवर टाइम होती है, तो डिस्टेंस यानी एक्स एक्सिस का फासला इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ एक्स एक्सिस मल्टीप्लाई बाय टाइम के इक्वल होगा। एक्स एक्सिस की वेलोसिटी फाइंड करनी है, फासला कितना है 10, वेलोसिटी फाइंड करनी है, दैट इज 1/√2। गॉट माई पॉइंट? बात समझ में आती है? अब आप यहां पे सिंपल वैल्यू करें, इट विल बिकम Vx इज इक्वल्स टू 10/√2। दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है जी, मैंने कुछ गलत तो नहीं किया, कुछ छोड़ तो नहीं दिया यहां पे? ले जी, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर। ऑप्शन में मैंने 20/2 लिखा था तो ये 10/2 है। सर जी हम रेशियो ऑफ हाइट, हाँ यार वो भी बहुत अच्छी अप्रोच है, निकालें और फिर रेंज के फॉर्मूला। ओए जबरदस्त इस्तुगरुल, शाबाश, ये भी एक बड़ी बड़ी सही ऑप्शन है। ठीक है यार, वो भी सही ऑप्शन है।
एक मिनट ऋतुग्रुल, आपकी ऑप्शन में एक चीज गलत है, मैं दोबारा आपके ऑप्शन कमेंट पढ़ता हूँ। हम रेशियो ऑफ रेंज और हाइट से थीटा निकालें, हाँ नहीं गलत हो गया ना ऋतुग्रुल, गलत हो गया। देखो आप रेशियो ऑफ हाइट और रेंज, देखो हाइट और रेंज से आप थीटा निकालोगे, ऐसे ही यही था ना फॉर्मूला कॉट थीटा, और यार यहाँ से थीटा निकालोगे, थीटा मैं बता रहा हूँ थीटा 0 डिग्री है, हॉरिजॉन्टल लॉन्च किया गया, हॉरिजॉन्टल लॉन्च किया गया, थीटा 0 है, तो ये उस फॉर्मूले से नहीं हो सकता, ठीक है, उस तरह से रेशियो निकाल के नहीं हो सकता ऋतिक। मैंने भी आपका कमेंट पढ़ा, मतलब अगर तुम्हारा यार तुम अपना नाम मुझे सही बता ही दो क्या है। सर आपने जी पे 10 पुट क्यों किया? अप्रोक्सीमेशन के लिए बेटी, क्योंकि वाई एक्सिस की बात कर रहा हूं तो इसलिए जी अलोंग वाई एक्सिस 10 होता है आयशा, ठीक है, थैंक्स एतुरुल थैंक्स होता है, ठीक है। अच्छा यार उसके बाद आ जाओ चैप्टर नंबर 4 पे। यहां तक किसी का कोई सवाल है बताओ भाई मुझे। अली है सर, अली, देखा ना इतना प्यारा नाम है तुम्हारा, जी की वैल्यू ही 10 है, जी मुताहर, ठीक है शाबाश। सर इस तरह आया था लेकिन आपने ऑप्शन ये नहीं दिया था इसलिए, आया किधर तुम्हारा कमेंट ही निकल गया, कहाँ निकल गया, नहीं दिया था इसलिए रेंज से निकाला था। सर आपने ऑप्शन में 10 था आपने, और वो बेटी मेरी क्या नाम है उसका, अरूशे, तो वो गलत हो गया था, ठीक है। अर्तुगरुल का नाम अली है, बड़ी मेहरबानी हसनैन। ले जी चैप्टर नंबर 20 पे आते हैं। चैप्टर नंबर 4 पे आते हैं, नंबर 20 जज्बाती हो गया, मेरे जहन में कुछ और चला था। चैप्टर नंबर 4 पे आते हैं, एमडी कैट के हवाले से इंपॉर्टेंट है, इंतहाई सिंपल है यार, कोशिश करूंगा कि इसे आज के लेक्चर में ही फड़का दूं। चैप्टर नंबर 4 है जी वर्क एंड एनर्जी। चैप्टर नंबर 4 है वर्क और एनर्जी। चैप्टर नंबर 4 में दो कॉन्सेप्ट्स आप पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 4 के आधे हिस्से में आप वर्क का जिक्र करेंगे, यू विल स्टडी अबाउट वर्क, और आधे हिस्से में आप एनर्जी का जिक्र करेंगे। एनर्जी में भी बेशतर यहां पे दो एनर्जीज पढ़ेंगे, एक पोटेंशियल और एक काइनेटिक। मजे की बात यह है कि काइनेटिक का ज्यादा हिस्सा मैं आपको ऑलरेडी चैप्टर नंबर 3 में करवा चुका हूं, कवर्ड, ये हो चुका है, ये कवर करवा चुका हूं, सर रिलेटेड सवाल करवा चुका हूं। सो मैंने इस चैप्टर में करवाना है कि वर्क करवाना है और पोटेंशियल एनर्जी को डिस्कस करवाना है। इससे रिलेटेड सवाल हम करेंगे, ये हम डन कर चुके हैं, दिस इज डन गॉन, ये कर चुके हैं। 76 डिग्री पे रेंज क्या होती है? इससे ऊपर भी एक दो सवाल है, जरा वो भी देख लें। इलास्टिक एंड नॉन इलास्टिक कलाइन नहीं करना, ओके चलें मैं वो भी बता देता हूँ दनिया बच्चे को, इलास्टिक एंड नॉन इलास्टिक कलाइन का क्या करना है। फरासत आर इज इक्वल टू एच, जी बिल्कुल ठीक है, उस्मान नाम के सवाल का जवाब मिल गया। मैं चलें बाकी फिर भी दोबारा इस बात को रिपीट भी कर देता हूँ। रेंज का फॉर्मूला इज वी आई स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर जी। सो पुट दैट 76 है, आपके पास जो वैल्यू आएगी, जो कॉफिशिएंट वी आई के साथ आएगा, जो वी आई स्क्वायर जी के साथ आएगा, वही रेंज होगी। यहाँ पे आप पुट करके देख लें, 150 के करीब एक एंगल बनेगा, 151 152 के करीब एक एंगल बनेगा, वही रेंज की वैल्यू होगी। इन सिंपल वर्ड्स ये वो एंगल होगा कि जहां पे हाइट और रेंज इक्वल हो जाएंगी आपस में, ठीक है उस्मान। तो आप ही करके देख लो कैलकुलेटर पे, इतनी सिंपल सी बात है, कैलकुलेटर पे वैल्यूज पुट करके देख लो क्या आता है। साइन 2 इंटू 76 करके चेक कर लो, ठीक है। अगर पॉइंट क्लियर हुआ तो मुझे बताओ। अच्छा सो हमने वर्क और पोटेंशियल एनर्जी का, अच्छा दानिया का बच्चे का सवाल कि इलास्टिक और नॉन इलास्टिक कलाइन नहीं करनी बेटी। इलास्टिक और नॉन इलास्टिक कलाइन में टेक्निकल पॉइंट्स इतने ज़्यादा नहीं है, इसलिए मैं वो उसको डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहा। उसमें इलास्टिक और नॉन इलास्टिक कलाइन में सिर्फ एक ही चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, V1 डैश का फॉर्मूला और V2 डैश का फॉर्मूला। मैंने आपको वो शायद पहले बताया था या नहीं भी बताया था, तो दोबारा बता देता हूँ। V1 डैश इज सिंपली M1 माइनस M2 ओवर M1 प्लस M2 V
m2 v1 प्लस 2m2 v2 ओवर m1 प्लस m2। सिमिलरली v2 के लिए फॉर्मूला था 2m1 v1 ओवर m1 प्लस m2 और यहाँ पे प्लस m2 माइनस m1 ओवर m1 प्लस m2। इसमें से इतने टेक्निकल क्वेश्चंस हैं नहीं, बना नहीं करते, इसलिए इस पे इतना ज़्यादा लंबा काम करने की ज़रूरत नहीं। और जानिए बच्चे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी सिलेबस में इंक्लूडेड है, बिल्कुल है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के मैंने क्वेश्चन आपको करवाए थे, जिसमें मैंने कहा था कि यार मोमेंटम कांस्टेंट होगा, बुलेट वाला भी करवाया, वो फायर क्रैकर वाला भी करवाया। तो उसी तरह के क्वेश्चन था कि अगर मोमेंटम कांस्टेंट है तो आपने वेलोसिटी की रेशियो भी कैलकुलेट की थी, मोमेंटम की रेशियो भी कैलकुलेट की थी और एनर्जी की रेशियो भी कैलकुलेट की थी। याद है वो मैंने एक टॉपिक आपको एनर्जी और मोमेंटम का इकट्ठा करवाया था, जहां पे एनर्जी और मोमेंटम के ढेर सारे सवाल करवाए थे। मोमेंटम वहां पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के लिहाज से ही हुए थे, ठीक है। याद रखिएगा कि जब आप एंटीटेस्ट पढ़ रहे होते हैं और एंटीटेस्ट पढ़ा रहे होते हैं तो आप बिल्कुल एग्जैक्ट बुक के ऑर्डर में नहीं चला करते। आप बहुत सारे टॉपिक्स को बाजू का ब्लेंड करके करवाते हैं, बहुत सारे टॉपिक्स को जो एक चैप्टर में होते हैं उनको दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें चैप्टर के साथ जोड़ के ब्लेंड करके इकट्ठा करवा देते हैं। तो अगर तो आपके कॉन्सेप्ट्स वहां पे क्लियर हुए हैं तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा तो यू कैन डू इट। अब जिस तरह मैंने वो जो सवाल आपको करवाया था इक्वल लीनियर मोमेंटम वाला, जिसमें मैंने आपको बताया था कि आपने इक्वेशन लगानी E1 ओवर A2 इज इक्वल टू M2 ओवर M1, याद है वो इक्वल लीनियर मोमेंटम लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम से निकाली गई इक्वेशन थी, ठीक है। सर जी 1v आया ते असी फंस जाना है, सर जी भी आया थे। मैंने भी एमडी गाइड वाले बच्चों आप लोगों की मैंने को तकरीबन साफ भी की है, फिर एक रियल एफएलपी भी अपलोड कर दी है। इस वक्त बच्चे काफ़ी 64 अपलोड है तो सबको पता चल जाए मेरी। अगर आप ड्राइव पे जाएंगे तो एमडी कैट वाले फोल्डर में घुसना नहीं है, बाहर ही पड़ा हुआ है, ज़रा नीचे आइएगा तो आपको नज़र आ जाएगा, ठीक है। तो आपका रियल एफएलपी भी अपलोड हो चुका है, आपके बाकी सारे वर्कशीट्स भी अपलोड हो चुकी हैं। और ये जो है ना ये वाला जो इलास्टिक लाइन इन वन डायमेंशन, इसकी भी वर्कशीट में अपलोड कर दूंगा। सिर्फ इन्हीं फार्मूलाज में वैल्यूज पुट करनी है और कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है इसमें तो आप चैप्टर नंबर 3 का टॉपिक नंबर 6 है, टॉपिक नंबर 7 इलास्टिक लाइन इन वन डायमेंशन, उसके केसेस 4 हैं, जरा उनको एक दफ़ा नजर मार लीजिएगा। और कुछ भी नहीं इसमें से टेक्निकल क्वेश्चंस मैंने पास पेपर में नहीं देखा, कोई टेक्निकल क्वेश्चन इतना कॉन्सेप्चुअल बनता भी नहीं, इसलिए मैंने उसको इतना डिस्कस नहीं किया, इस पर टाइम ज़ाया नहीं किया। मैं आपको वर्कशीट दे दूंगा क्वेश्चंस कुछ बनवा के, तो आप उसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। सॉल्व ना हुए तो आई एम ऑलवेज देयर, यू कैन सेंड मी योर क्वेश्चन। सर पुराना वाला ही शो हो रहा है, एफएलपी शो नहीं हो रहा है ना बच्चे। अभी भी आप अगर मेरी ड्राइव पे जाए ना तो एमडी कैट के फोल्डर के अंदर नहीं घुसना, मेरी ड्राइव को सिर्फ ओपन करना है। एक एमडी कैट और ई कैट एनजीबी की फाइल दोनों नजर आ रही होंगी, आपने नीचे आना है, उसको खोलना नहीं, नीचे आना है, ढेर सारी फाइल्स सामने ही पड़ी हुई, नाम बस पढ़ लेना कि ई कैट की है कि एमडी कैट की है, नाम लिखे हुए। मतलब एमडी कैट की तकरीबन 7 वर्कशीट 7 अपलोडेड देयर, ठीक है जी। आज शुरू करें बात आगे, क्या कहते हैं। शकीब, अनीब, सम्या, ईमान, मुताहिर, सनिया, शराज, उमर, कोमल, रबिया, रोशेल, तलहा, मौज, सारे ही ऑनलाइन है। सर 6 है पर बस देर तो नहीं, 6 हैं सर बस और अभी 6 हैं, अभी और भी आएंगी यार, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। नहीं जी, बात आगे लेके चलते हैं वर्क पे। लेट्स टॉक अबाउट वर्क। वर्क पे बात का आगाज करते हैं। वर्क क्या है, व्हाट इज मेंट बाय वर्क। हम बचपन में भी पढ़ते चले आए और हमने फिर एफएससी में भी पढ़ा, चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा। अब आप लोगों ने ना 5 से 10 मिनट बड़े गौर से बातें सुननी है। वेक्टर का टॉपिक वैसे तो आपके कोर्स में इंक्लूडेड नहीं है, मगर वर्क से रिलेटेड वेक्टर के सवाल पूछे गए हैं, वहां पे क्या करोगे, वहां पे लिख दोगे कि वेक्टर हमारे कोर्स में नहीं है। सवाल वर्क का होगा लेकिन वेक्टर के कॉन्सेप्ट पे सॉल्व होगा, हल होगा। तो बस अब आपने जरा कोशिश करनी है, तवज्जो के साथ काम करना है। तो लो भाई सुनो गौर से। वर्क हमने बचपन में पढ़ा, वर्क इज सिंपली सेड टू बी द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अब सवाल ये पैदा होता है कि डॉट प्रोडक्ट क्यों है, अगर डॉट प्रोडक्ट है तो कैसे हल होगा। हम जानते हैं कि जब भी डॉट प्रोडक्ट को एक्सपैंड किया जाए विल ऑलवेज गेट कॉज ऑफ थीटा।
अब यहाँ पे मैं चंद बच्चों के सवालात टैकल करता चला जाऊं, क्लियर करता चला जाऊं, चीज़ों को साथ साथ ही हल करता चला जाऊं। ये कॉज कहाँ से आया और कॉज क्यों आया, कॉज की क्या वजह। कॉज की वजह समझने के लिए एक एग्जाम्पल देखिएगा। एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक को रस्सी डाल के खींचा जा रहा है, ड्रैग किया जा रहा है। एक बंदे ने इस ब्लॉक के साथ रस्सी बांधी और समझ ले मेरे पीछे ब्लॉक पड़ा हुआ, रस्सी मैंने अपने गंदे कंधे पे रखी है और मैं खींचता चला जा रहा हूँ। वो रस्सी पे फोर्स लगा रहा है कुछ खास एंगल पे, ज़ाहिर है वो उसने कंधे पे रस्सी लगी हुई है, रखी हुई है, तो रस्सी के जरिए फोर्स लग रही है, नहीं फोर्स है खास एंगल थीटा पे लग रही है। बड़ी अहम बात है, जुमले पे गौर करना है आप लोगों ने। फोर्स लग रही है किसी खास एंगल थीटा पे, लेकिन उसके बावजूद फासला तय हो रहा है अलोंग एक्स एक्सिस। इसका मतलब है इस फोर्स में कोई ना कोई चीज ऐसी है जो उस डब्बे को एक्स एक्सिस पे खींच रही है। फोर्स लग रही किसी खास एंगल पे, इसके बावजूद डब्बा सीधा जा रहा है। इसका मतलब है कि उस डब्बे पे लगने वाली फोर्स में कोई चीज ऐसी है जो उस डब्बे को एक्स एक्सिस पे खींच रही है। ये चीज समझने के लिए हमने इस फोर्स को दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया, वेक्टर के दो हिस्सों में तोड़ा, तो पता ये चला कि एक कंपोनेंट वाई एक्सिस के अलोंग है, एक कंपोनेंट एक्स एक्सिस के अलोंग है। तब हमें मजीद पता ये चला कि भाई ये जो एक्स एक्सिस का कंपोनेंट है यही असल में इस डब्बे को खींचने में मददगार साबित हो रहा है। डब्बे को खींचने की असल वजह ये एक्स कंपोनेंट, फोर्स का एक्स कंपोनेंट ही बन रहा है। तो छोटे होते हमने वर्क का एक और फॉर्मूला पढ़ा था, हम वर्क को डिफाइन करते थे, वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो भाई डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में फोर्स का कौन सा कंपोनेंट है, एक्स कंपोनेंट है। तो फोर्स का नया फॉर्मूला कुछ इस तरह से लिखा जाएगा, एफ ऑफ एक्स इंटू डी। अगर आप गौर करें, मजीद गौर करें, यू विल गेट समथिंग लाइक दिस, एफ एक्स इज एक्स कंपोनेंट इज एफ कॉज ऑफ थीटा इंटू डी, लिहाजा वर्क विल बिकम एफ डी कॉज ऑफ थीटा। ठीक है जी। सो इस तरह से हमारे पास इफेक्टिव कंपोनेंट वर्क का कॉस थीटा बनता। हमेशा वर्क या कोई भी डॉट प्रोडक्ट होगा उसमें ड्यू टू ग्रेविटी, उस्मान आपका कमेंट में समझा नहीं, यहां पे ड्यू टू ग्रेविटी की बात, उस्मान ड्यू टू ग्रेविटी मैं समझा नहीं आपका कमेंट। खैर आपका कोई कमेंट, क्वेश्चन तो दोबारा कर लें, ड्यू टू ग्रेविटी इनकम्प्लीट सेंटेंस है, मैं समझा नहीं। सो जब भी डॉट प्रोडक्ट की बात की जाएगी, डॉट प्रोडक्ट में इफेक्टिव कंपोनेंट जो होगा दैट विल बी ऑलवेज 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 कॉज ऑफ थीटा। अब जुमले पे गौर करने मेरे बच्चों, मेरी जान, सवाल बाज़ औक़ात इस तरह से पूछ लिया जाता है, पढ़ाया मैंने कुछ, सवाल कुछ आ जाएगा, सवाल इस तरह से आ जाता है। सवाल अगर इस तरह से आ जाए फिर तुम वहां पे क्या करोगे, सवाल आ गया, लो भाई गौरी आया जे, सवाल आ गया, फोर्स ऑफ 3i plus 2j acts on a particle and displace it, उसे मूव करवाती है, displace it by 3i minus 4j. What is work? बताओ भाई वर्क क्या है। अब क्या करोगे, तुम्हें वर्क के लिए वेक्टर फॉर्म में फोर्स दे दी, वेक्टर फॉर्म में डिस्प्लेसमेंट दे दिया और वर्क पूछ लिया। अब वहां पे क्या कहोगे, वेक्टर तो हमारे कोर्स में है ही नहीं सर, ड्यू टू ग्रेविटी मास इज मूविंग हॉरिजॉन्टली। नहीं यार, यहाँ पे ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट नहीं है मेरी जान, यहाँ पे हम फोर्स लगा रहे हैं, हमारी फोर्स की वजह से बॉडी आ रही है। यहाँ पे हम ग्रेविटी के वर्क की बात नहीं कर रहे। ग्रेविटी तो जमीन पे पड़ा हुआ है, लाइक दिस, ये तो जमीन पे पड़ा हुआ है, फ्लोर पे पड़ा हुआ है। सो ग्रेविटी इज बैलेंस्ड बाय, ग्रेविटी के नीचे की तरफ लग रही है ना, तो ये उस्मान आपसे मैं खाती हूँ, तो ये जमीन उस पर डायरेक्शन की फोर्स लग रही है, वेट अगर नीचे की तरफ लग रहा है तो डायरेक्शन की फोर्स ऊपर की तरफ लग रही है, इसलिए बैलेंस है, ये जमीन पे पड़ा हुआ है। हम इस वक्त बात करें कि खींचने की वजह से ये आगे जा रहा है, तो खींचने वाली फोर्स में, इस फोर्स में ऐसी कौन सी चीज़ है जो इसे आगे की तरफ लेके जा रही है, तो पता ये चला था कि इसमें एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ फोर्स है सब। अच्छा, फिर उसके बाद जी किसने बुलाया मुझे, नुमान खान। नहीं, नुमान खान आपको तो घर वाले नहीं बुलाते, आपके हमने क्यों बुलाना। तो अगर रिजल्टेंट एफ डी की डायरेक्शन में हो, एफ डी की
अर्तुगरुल मैं आपको फिर सवाल नहीं समझा, अगर रिजल्टेंट एफ डी की डायरेक्शन में हो, भाई रिजल्टेंट एफ डी ही होता है। क्या मतलब रिजल्टेंट अगर एफ डी की डायरेक्शन हो, रिजल्टेंट एफ डी ही होता है। वो गलती से -4 लिख दिया गया, ओके। ले जी कोमल, आपका जवाब गलत है, आपका जवाब गलत है। आपने लिखा 9i + 8z। देखो ये डॉट प्रोडक्ट है मेरा बच्चा, वर्क इज स्केलर क्वांटिटी। वर्क के जवाब में आप आई और जे नहीं लगा सकते मेरा पुत्र। याद रखना, अब इसको करना कैसे है, इस सवाल को हल कैसे करना है। मैंने तो डॉट प्रोडक्ट बता दिया ना, अब जरा गौर करो। याद रखो डॉट प्रोडक्ट में अगर तुम्हारे पास दो कंपोनेंट्स गिवन हो x और y की फॉर्म में, तो x को x वाले से मल्टीप्लाई करते हैं और y को y वाले से मल्टीप्लाई करके आपस में ऐड कर देते हैं भाई और बहनों। तो ये 3i था, इसको मल्टीप्लाई करो i के साथ, 3 3s are 9 प्लस 2 -4s are -8, तो जवाब आ जाएगा 1 जूल। तो वर्क इज 1 जूल, ओके। लारिश 7 नहीं, ठीक है। ओके जी नुमान, तुम फिर अपना नाम बदल के आ गए हो यार, इतनी जल्दी तो कसम से चोर अपना नाम नहीं बदलते। नुमान 17 नहीं, शकीब शकीब बता, मेरा बच्चा पॉइंट समझ में आया, ये -8 है, 2 × -4 -8 है, ठीक है शकीब। हाँ भाई ये पॉइंट बताओ, क्लियर होता है? आगे चलूं? बोलो भाई बोलो, ये पॉइंट क्लियर हुआ सबको? वेक्टर्स में ऐसे सॉल्व करना है। अच्छा अब देखो हमारी बेसिक्स थोड़ी सी बनती चली जा रही हैं, तो फिर आगे चलते हैं, शाबाश। तो फिर आगे चलते चले जाते हैं। हमें ये पॉइंट भी समझ में आ गया, इट इज डॉट प्रोडक्ट एफ डॉट डी। हमें ये भी समझ में आ गया कि करना कैसे है, एफ डी कॉस थीटा। हमें ये भी समझ में आ गया कि अगर एक्स कंपोनेंट के साथ लिखा हो तो एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई करके ऐड कर। तो हमने 3 चीजें यहां पे सीख ली, 3 चीजें हमने लगातार तसलसल के साथ कंसेक्यूटिवली सीख ली। अब चलते हैं जरा आगे, लेट्स मूव लिटिल बिट फर्दर। अब इससे आगे चलते हैं। हमें कुछ चीजें पता होनी चाहिए क्योंकि वर्क जो है कॉस्ट पे डिपेंड करता है, तो वर्क की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज कब होंगी। सो लेट्स स्टार्ट, व्हेन वर्क इज गोइंग टू बी मैक्सिमम। मैक्सिमम की कंडीशन से जरा देख लीजिएगा। वर्क, अभी सारी बातें बड़े गौर से सुननी है सबने। वर्क अभी 5-1 मिनट आपने बातें सुननी है, फिर आपके सवालात को वेलकम करूंगा। अभी सिर्फ 5 मिनट जरा गौर से सुन लीजिएगा। व्हेन वर्क इज गोइंग टू बी मैक्सिमम, वर्क मैक्सिमम कब होगा? वर्क होता क्या है, W इज एफ डी कॉस ऑफ थीटा। भाई इसको मैक्सिमम करने के लिए कॉस थीटा को मैक्सिमम करना पड़ेगा। कॉस थीटा मैक्सिमम कब होता है? कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1। कब होगी? अभी देखो कॉस थीटा 1, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 बोले तो 0 डिग्री। सो याद रखिएगा वर्क इज गोइंग टू बी मैक्सिमम, वर्क इज गोइंग टू बी मैक्सिमम तब मैक्सिमम होगा जब थीटा 0 डिग्री हो। थीटा 0 डिग्री हो बोले तो फोर्स इज पैरेलल। ये साइन पैरेलल क्या है? टू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपस में मैं लिख भी देता हूं, मेरे शरादे बच्चे हैं। फोर्स पैरेलल टू डिस्प्लेसमेंट। सो भाई जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपस में पैरेलल होंगे उस सिचुएशन में वर्क की वैल्यू मैक्सिमम होगी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हेन वर्क इज गोइंग टू बी मिनिमम। अच्छा यार, वर्क की मिनिमम वैल्यू को वर्क की वैल्यू 0 भी कहते हैं। याद रखिएगा वर्क की मिनिमम वैल्यू 0 होती है। अब आप में से कुछ बच्चे मेरी बात सुनने के बाद सोचना शुरू कर देंगे कि यार वर्क की मिनिमम वैल्यू तो माइनस भी होती है। और भाई वो वर्क की मिनिमम वैल्यू नहीं, वो वर्क की नेगेटिव वैल्यू होती है। याद रखना, बता रहा हूँ ये बहुत बड़ी गलती है। वर्क की मिनिमम वैल्यू वर्क 0 इज अ मिनिमम वैल्यू। वो बाकी जो वैल्यूज हैं दे आर नेगेटिव वैल्यूज, दे आर नॉट मिनिमम। सो व्हेन वर्क इज गोइंग टू बी 0, वर्क 0 कब होगा? पहली सिचुएशन, पहला केस। क्लियरली सर, क्लियर सर जी बोले तो समझ आ गई। हाँ जी सही, शाबाश। अच्छा जी दूसरी फरासत शाबाश 90।
अच्छा आगे सुनते जाइएगा। 0 एक केस तो आप लोगों ने मुझे 90 बता दिया। हाँ एक केस मैं फोर्स ही नहीं लगा रहा, फासला तय हो रहा है नहीं हो रहा मुझे नहीं पता, मैं फोर्स ही नहीं लगा रहा, फोर्स 0 है तो वर्क क्या होगा 0। सो पहला केस भाई फोर्स 0 तब भी वर्क 0। दूसरा केस मैं इस दीवार को, शुक्र है आप लोग कैमरे से देख रहे हैं पीछे, मैं इस दीवार को धक्का लगाना शुरू हो गया हूं, मैं जितना मर्जी धक्का लगाता जाऊं ये कमरा बड़ा नहीं होगा, दीवार आगे नहीं जाएगी, फासला 0 तब भी वर्ग 0। कितने केस बता दिए? 2। पहला फोर्स 0, दूसरा डिस्प्लेसमेंट 0, तीसरा मान लो अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपस में परपेंडिकुलर है, यानी कि ये एक बाल्टी है या ये कप है या बाल्टी कह लो, एक बाल्टी है, इस बाल्टी को ऐसे करके ये इसका वो हैंडल हो गया, इस बाल्टी को उठाया गया है, लिफ्टिंग फोर्स उठाया गया ऊपर की तरफ, फोर्स ऊपर की तरफ है और उठा के उस्मान आपसे मुखातिब हो, आप चल रहे हैं आगे की तरफ। व्हाट इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट? आप उठा रहे हैं, लिफ्टिंग फोर्स है ऊपर की तरफ, डिस्प्लेसमेंट है आगे की तरफ, तो क्या लिफ्टिंग फोर्स ने कोई काम किया? नहीं। क्यों नहीं? जी बेटा cos 180 बताऊंगा, 0 नहीं होता, cos 180 0 नहीं होता, अभी बताता हूं। शकीब मेरे साथ साथ चल। शकीब थोड़ी तस्वीर अपनी पीछे से कैमरे से लेके लगा, बिल्कुल मुंह सामने आ जाता, एकदम बंदा डर जाता है यार, मजाक किए हैं, अभी देखने लगा ली। अच्छा इस केस में थीटा इज गोइंग टू बी 90 डिग्री। सो मेरी जान जरा देखो आगे, आप वर्क की वैल्यू पुट करो, W इज इक्वल टू एफ डी cos of 90 डिग्री, वर्क इज गोइंग टू बी 0। सो भाई मैंने 3 केसेस बताए, वर्क कब कब 0 होगा, फोर्स 0, डिस्प्लेसमेंट 0, थीटा 90 डिग्री, वर्क 0। 3 केसेस, वर्क 0। नाउ लेट्स से व्हेन वर्क इज गोइंग टू बी नेगेटिव। अब बात यह है भाई वर्क नेगेटिव कब हुआ, सिर्फ नेगेटिव का पूछ रहा हूं, नेगेटिव कब हुआ? तैयबा आपका कमेंट मैं पूरा पहले पीछे वाला कमेंट पढ़ लूं, ठीक है। मैंने कि नेगेटिव में होता है cos 180 फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट और ऑपोजिट। जी मारिया बच्चे, मैं भी उस पर 180 पे आता हूं, भी मेरे साथ साथ रहे, मेरे सारे बच्चे मेरे साथ साथ रहे। एर्थोग्रल फॉरवर्ड और बैकवर्ड फोर्स अगर इक्वल हो तो 2 काम हो गए यार। एर्थोग्रल का सवाल आ गया, ये सवाल है इक्विलिब्रियम के टॉपिक से रिलेटेड। एर्थोग्रल का सवाल, जरा सारे रुक जाएं इधर। ना 180 नहीं है, फरा, तूबा, हफ्सा, उमर, ना गलती कर दी 180 तो भी मैं पहुंचा ही नहीं, अभी तो मैं नेगेटिव भी हूं मेरी जान, मेरे जिगर, मेरे बच्चों। पहले एर्थोग्रल का सवाल, गाड़ी पे फॉरवर्ड फोर्स और नेगेटिव फोर्स बराबर है, क्या होगा? वर्क 0 होगा। मेरी जान देखो इस सिचुएशन में 2 केसेस हैं। अगर तो गाड़ी रुकी हुई थी शुरू में तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड फोर्स अगर इक्वल हो जाएगी, गाड़ी तब भी रुकी रहेगी। फॉरवर्ड बैकवर्ड फोर्स इक्वल है, नेट फोर्स 0 है, गाड़ी इक्विलिब्रियम में। कौन से इक्विलिब्रियम में? स्टैटिक इक्विलिब्रियम में। हाँ अगर गाड़ी चल रही थी उस वक्त उसकी फॉरवर्ड और बैकवर्ड फोर्स इक्वल होगी, गाड़ी चलती रहेगी, मगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलती रहेगी, गाड़ी तब भी इक्विलिब्रियम में ही होगी। और उसका इक्विलिब्रियम कौन सा होगा? डायनामिक इक्विलिब्रियम होगा। फोर्स के लिए अगर वर्क के लिए अगर फोर्स 0 हो जाए तो वर्क 0 होता है, दोनों केसेस में वर्क 0 होगा, ठीक है अर्तिकुल? हाँ भाई 180 तो 180 बाद में आएगा। सुनो पहले नेगेटिव कब होता है? मान लो कि बॉडी जो है फासला तय कर रही है अलोंग एक्स एक्सिस और इस पे एक फोर्स लग रही है जो किसी ऑब्ट्यूज एंगल पे है। ऑब्ट्यूज एंगल बोले तो एंगल थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री। तब क्या होगा? ओए होए तब क्या होगा? देखो भाई W इज इक्वल टू एफ डी कॉज ऑफ थीटा। मान लो थीटा 90 से बड़ा, थीटा ना तवज्जो मेरे साथ रखो यार, बैटरी चेंज कर लें, 1 मिनट में करवाता हूं। मैं बच्चों बात ही कर रहा था कि मान लो फोर्स लग रही है किसी ऑब्ट्यूज एंगल पे, एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री पे। अब जरा कॉस मिसाल के तौर पे एंगल 90 से बढ़ा लेना ना तो 91 ले लो, कॉस 91 की वैल्यू क्या आ जाएगी? नेगेटिव आ जाएगी। पॉइंट समझ रहे हो? सो इफ एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, घुमाइएगा जरा सा इसको और वो खोल दीजिएगा। इफ एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री वर्क विल बिकम नेगेटिव। वर्क नेगेटिव
नेगेटिव होना शुरू हो जाएगा। जब भी एंगल 90 से एक्सीड करेगा वर्क की वैल्यू नेगेटिव होना शुरू हो जाएगी। इसके बाद जो अगला पॉइंट है दैट इज नेगेटिव मैक्सिमम। अब क्या होगा नेगेटिव, देखो 90 डिग्री के बाद वर्क नेगेटिव होना शुरू हुआ, नेगेटिव होना शुरू हुआ। नेगेटिव मैक्सिमम कब होगा, नेगेटिव मैक्सिमम कब होगा, मान लो पानी का एक कतरा नीचे की तरफ गिर रहा है, बल्कि लेट्स से यस इट इज गोइंग डाउनवर्ड, नीचे की तरफ गिर रहा है, डिस्प्लेसमेंट नीचे है, फ्रिक्शनल फोर्स ऊपर की तरफ है, तो फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से काम कितना होगा, द एंगल इज थीटा इज 180 डिग्री, सो W इज इक्वल टू एफ डी कॉज ऑफ थीटा। मेरी जान पुट कर रहा है इसमें एफ डी कॉज ऑफ 180, वर्क विल बिकम माइनस एफ डी। बोले तो मैक्सिमम, कौन सा मैक्सिमम, नेगेटिव मैक्सिमम। पॉइंट समझ में आता है यार। सो नेगेटिव मैक्सिमम कब होगा, नेगेटिव मैक्सिमम कब होगा, जब दोनों क्या हो, एंटी पैरेलल, व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर एंटी पैरेलल। उस केस में, उस सिचुएशन में, उस सिनेरियो में वर्क डन की वैल्यू नेगेटिव मैक्सिमम हो जाएगी। अगर मैं सारे के सारे प्रोसेस को मैक्सिमम, मिनिमम, नेगेटिव, नेगेटिव मैक्सिमम को ग्राफ की शक्ल में तुम्हें फाइनली समझाना चाहूं तो ग्राफ देखना मेरी जान कैसे बनेगा। ग्राफ समझाने के लिए ग्राफ पे y एक्सिस पे वर्क ले रहा हूं, x एक्सिस पे थीटा एंगल ले रहा हूं। ये पॉइंट 0 डिग्री का, ये पॉइंट 90 डिग्री का, ये पॉइंट 180 डिग्री का, बस 180 डिग्री तक ही हमारी बात चलती है। सो 0 पे वर्क वाज मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम, फिर उसके बाद 90 पे इट वाज वर्क बिकेम 0, 180 पे इट बिकेम नेगेटिव मैक्सिमम। सो वर्क की वैल्यू कुछ इस तरह की जाती है, वर्क का ग्राफ कुछ इस तरह का। अब आप लोग मैथमेटिक्स वाले नहीं हैं, तो अगर मैथमेटिक्स वाले होते तो मैं आपके लिए एक जुमला इस्तेमाल करता, कि वर्क का जो ग्राफ है ना, वर्क का ग्राफ कॉस थीटा का ग्राफ होता है। अगर तो ये पॉइंट समझ में आ गया जो मैंने कॉस लिखा, वरना वर्क का ग्राफ देख लो। जी शिराज, मरियम ग्राफ रिपीट कर देता हूं। 0 डिग्री पे वर्क की वैल्यू मैक्सिमम थी, तो देखें मैक्सिमम 90 डिग्री पे वर्क की वैल्यू 0 हो गई, 180 पे वर्क की वैल्यू नेगेटिव मैक्सिमम, नीचे वाली मैक्सिमम होगी, नेगेटिव मैक्सिमम है वो मैक्सिमम। ठीक है बेटी, तो ग्राफ हमारे पास वर्क का ऐसा आ जाएगा। ठीक है बेटी, यस, एनी क्वेश्चन, एनी सवाल अप टिल हियर? 56 बच्चे रह गए, आबादी घट रही है, आबादी बहुत घट रही है। ठीक है जी, गॉट इट। एनीवन एल्स हैव अ क्वेश्चन? सवाल है तो पूछें। ले जी, से आगे चलते हैं। लेट्स टॉक अबाउट सम यूनिट्स ऑफ वर्क एंड एनर्जी। वर्क और एनर्जी के चंद यूनिट्स पे बात कर लें अगर हम, बल्कि यूनिट्स से बात करने से पहले एक चीज मैं यहां पे बता दूं। आपके पास एक ग्राफ है, यहां पे फोर्स और यहां पे डिस्प्लेसमेंट। इस ग्राफ में अगर एरिया कैलकुलेट करना हो, व्हाट वुड बी द एरिया ऑफ दिस ग्राफ? क्या ख्याल है? फटाफट जवाब दे दें। ये एक सवाल मैं भूल गया, एक सवाल भूलने के मिस हो गया। सर अगर सेम आ गया ग्राफ, क्या मतलब सेम ग्राफ आ गया? ग्राफ बहुत अजीब है। सानिया बेटी ग्राफ कैसे अजीब है मेरा पुत्र? देख, 0 डिग्री पे मैंने मिटा दी, 0 डिग्री पे वर्क की कौन सी वैल्यू थी? मैक्सिमम थी, 0 थी, क्या थी? मैक्सिमम वैल्यू थी ना। तो 0 डिग्री पे वर्क का ग्राफ मैक्सिमम है,
फिर 90 डिग्री पे वर्क देखा था परपेंडिकुलर 0 हो जाता 90 डिग्री पे, तो देखो वर्क सानिया गिर के 0 पे आ गया। फिर 180 पे नेगेटिव मैक्सिमम होता है, 180 डिग्री पे देखो वर्क की वैल्यू नेगेटिव मैक्सिमम होगी, ऊपर पॉजिटिव होता है ग्राफ, नीचे नेगेटिव होता है, सो वर्क की वैल्यू नेगेटिव मैक्सिमम होगी 180 पे। ग्राफ तो बहुत सिंपल है सानिया बेटा, ठीक है सानिया बता अभी ग्राफ समझ में आया? हफ्सा ग्राफ रिपीट कर दिया मेरा पुत्र। सर क्या चैट और वीडियो में डिले है? जरूर अपना जो है ना नेट पेज रिफ्रेश कर ले, बाजुकात जारुश जी बेटा मैं बताता हूं उसको भी जी। नोमी शराज प्रोडक्ट ऑफ D&F जी, हाफ MA साजिद, ये हाफ MA क्या है? हाफ MA में समझा नहीं यार, मैं आपका पॉइंट नहीं समझा। ये A नहीं है यार, ये D है। ठीक हो गया, पैचेस में डिवाइड करना है पाथ को, ठीक है तैयबा फोर्स है यहां जी बेटा। सो इट इज अ वेरिएबल फोर्स, इतना याद रख लो। FD ग्राफ बताई हुई है बातें का एरिया विल गिव यू वर्क। भाई जैसा मर्जी ग्राफ हो, इस ग्राफ का एरिया हमेशा आपको वर्क देगा। मैंने आपको एरिया और स्लोप्स के बारे में कुछ ग्राफ्स बताए थे, सो इसका एरिया हमेशा आपको वर्क की वैल्यू देगा। इससे आगे चलते हैं चंद यूनिट्स पे, चंद यूजफुल यूनिट्स पे, क्योंकि आप लोगों का यूनिट्स का पोर्शन है। यूनिट्स ऑफ वर्क क्या होते हैं जी? वर्क के यूनिट होते हैं जाउल, जाउल बोले तो न्यूटन मीटर, न्यूटन बोले तो ML/T-2 मीटर, L आ गया तो साथ L इधर ही आ जाएगा, ML/T-2 वर्क की आपके पास डायमेंशंस भी आ गई। अब मैं साथ ही ये भी बता दूं कि भाई वर्क और एनर्जी के यूनिट्स या डायमेंशंस सेम होती हैं। तो मैं यहां पे एनर्जी की चंद एक यूनिट्स आपके साथ शेयर कर लेता हूं पहले, फिर उसके बाद आगे बढ़ूंगा। चंद एक यूनिट्स एनर्जी का, पहला यूनिट जो है जो डिस्कस करना है आपसे, शाबाश शाबाश विरासत, वो जाउल आप जानते हो। दूसरा यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये भी एनर्जी का यूनिट है। फिर उसके बाद तीसरा, बहुत बड़ी मिस्टेक जहां बच्चे करते हैं, किलो वॉट और वॉट पावर का यूनिट है। पावर के यूनिट को टाइम के यूनिट से मल्टीप्लाई करें तो एनर्जी या वर्क बनता है। इसी तरह वॉट डे, यानी वॉट मल्टीप्लाई बाय डे, पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम, ये भी एनर्जी का यूनिट होगा। फिर उसके बाद चौथा यूनिट अर्ज, ERG, अर्ज, ये एग नहीं लिखा, अर्ज लिखा, ये भी एनर्जी का यूनिट है। फिर उसके बाद आपको इनके नाम कम से कम पता होने चाहिए। फिर उसके बाद कैलोरी, ये भी एनर्जी का यूनिट है। और इसके अलावा ये चंद एक कॉमन एनर्जी के यूनिट्स थे जो आपके साथ शेयर कर लिए। जारुश रिप्लाई मी ऑन व्हाट्सएप, अल्लाह बेटी किससे कह रहे हो? और रुशेल, अच्छा रुशेल से मुखातिब है मेरा पुत्र। ओके ओके, नीचे किलोवाट और ठीक हो गया जी। सो आगे चलते हैं, लेट्स मूव फॉरवर्ड। जाउल तो आपको पता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट मैं बता देता हूं वैल्यूज, वैसे आपको पता है ऑलरेडी, आप बहुत अच्छे बच्चे हैं सारे। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जाउल। किलोवाट और की वैल्यू भी यकीनन आपको पता ही होगी, 1 किलोवाट और kWh इज इक्वल टू 3.6 मेगा जाउल। फिर अर्ज की वैल्यू आपको यकीनन पता होगी, 1 अर्ज इज इक्वल टू 1 इंटू 10⁻⁻7 जाउल। ठीक है, कैलोरीज 4.412 जाउल होती है। सो ये वैल्यूज आपको यकीनन पता होंगी। अच्छा, एक बड़ा मजे के सवाल, 1 मेगा वाट और किसके इक्वल होता है? किलोवाट और तो हम सबको पता है
मेगावाट और पूछ लिया जाता है। सर सेकंड यूनिट क्या है एनर्जी का? सेकंड यूनिट ईवी लिखा है। ईवी बोले तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चला ठीक है, सानिया ठीक है। तैयबा -7 है मेरा पुत्र। 1 अर्ज इज इक्वल टू 10⁻⁻7 जाउल। अर्ज इज अ वेरी स्मॉल यूनिट। हाँ भाई, 1 मेगावाट और इज इक्वल टू हाउ मेनी जाउल्स? देखो भाई, किलोवाट और इतने की होता है, मेगा क्या होगा? मेगा में 6 जीरो होते हैं, किलो में 3 है, तो यार मसला ही कोई नहीं। ये 3.6 मेगा जाउल को मल्टीप्लाई कर दो मजीद 3 जीरो से, ये बन जाएगा 3.6 गीगा जाउल। ये बच्चों को सवाल पूछने के लिए, तंग करने के लिए आ जाता है। बच्चे बेचारे मेरे जो है वो गलत कर जाते हैं। ये मेगावाट और इज इक्वल टू 3.6 गीगा जाउल, किलोवाट और इज इक्वल टू 3.6 मेगा जाउल। पॉइंट समझ में आया? बताओ भाई। नो सर रिपीट। क्या रिपीट करूं बेटी? बता मेरा पुत्र, क्या रिपीट करूं? मैं तेरे लिए रुक गया हूं। जारुश, क्या रिपीट करूं मेरा पुत्र? बता मुझे। सर जीजे। अच्छा जीजे कैसे? समझाता हूं, मेरा ख्याल है मेरे। बस सर बस, हम थक गए हैं। अब मैं जरूश को बस रिपीट कर दूं, बस एक पॉइंट और करवा दूं, उसके बाद बस। जरूश बेटी ये देखो, 1 किलोवाट और होता है 3.6 मेगा जाउल। मैंने पूछ क्या लिया? 1 मेगावाट और क्या होगा? देख बेटी जरूश, इस किलोवाट और में कितने जीरो होते हैं? 10⁻3। मेगा में 10⁻6। तो भाई मेगा में किलो के हिसाब कितने जीरो ज्यादा हैं? 3 ज्यादा है ना, तो कुछ भी नहीं करना भाई, इसको भी 3 जीरो से मल्टीप्लाई कर दो। 1 किलोवाट और इज इक्वल टू 3.6 मेगा जाउल, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 इधर, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 इधर। ये बन गया 1 मेगावाट और ये बन गया, ये 10 की पावर 6 होता है, 10 की पावर 6 और 10 की पावर 3 क्या बन गया? 3.6 इंटू 10 की पावर 9 जाउल। 10 की पावर 9 को बोलते हैं गीगा। ठीक हो गया जीजे? अब सब बेटी ठीक है? ओके सर, अब एमसीक्यूज फिर बस सर, बस कर दे, नाश्ता करना है बेटी, बस करने लगा बस। सर जी 1 GB में 1000 MB। अल्लाह की बंदी, 1 GB में 1000 MB। हाँ जी ठीक है, शाबाश, ठीक है लो बाबा, वेरी गुड एग्जाम्पल, गुड। देखे ना, ये इसे कहते हैं नॉलेज को रियल लाइफ में अप्लाई करना। मुझे बड़ा अच्छा लगा यार, शाबाश। तकरीबन 1024 यानी 1000 MB होते हैं। अब हो गया क्लियर सर, थैंक यू, हो गया। अजान समिया क्लियर, ओके। चलें यार फिर आज यहाँ पे ख़त्म करते हैं, ठीक है? टेस्ट वेस्ट दे दीजिएगा ज़रा आज। उम्मीद है कि टेस्ट आपका इन्हीं कोर्स पॉइंट से रिलेटेड होगा, बाहर से नहीं होगा। अगर बाहर से हुआ भी तो परेशान ना होइएगा, उसे देखने की कोशिश कीजिएगा। इंशाल्लाह हम कल चैप्टर नंबर 4 शुरू करके अगला टॉपिक ख़त्म करके अगला टॉपिक भी शुरू कर देंगे, ठीक है जी? यहाँ पे मुझे इजाज़त दीजिए, अपना अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।